हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का द मुगल एम्पायर। अब आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चैप्टर 3 में कि दिल्ली में किस किसने शासन किया। लेकिन आप देखोगे तो कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था। लाइक हमने ये तो देख लिया कुतुब मीनार किसने बनवाया, बट हमने इसके बारे में तो पता ही नहीं है भाई कि लाल किले जैसी चीज़ें भी थी, यानी कि वो उन लोगों ने नहीं बनवाई जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था, तो वो किसने बनवाया। तो अब देखो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, राजा चेंज होते हैं। तो धीरे धीरे अब हम एक स्पेसिफिकली मुगल एम्पायर को देखने वाले हैं। दिल्ली पहले हमने जगह को देखा, अब हम एक डायनेस्टी को देखने वाले हैं, क्योंकि वो डायनेस्टी अपने आप में इतनी ज़्यादा रिच थी, या कह लो कि इतनी ज़्यादा उसने रॉयल काम किए, इतने सारे काम किए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी हिस्ट्री में। आप देखो कि जब हमने इंडिया जैसे बड़ी सी कॉन्टिनेंट को जब हमें रूल करना होता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और ख़ासकर जो मिडिल एज के लोग थे, यानी कि जो इस टाइम पे लोग आ रहे थे धीरे धीरे, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ था क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब मुगल्स की अगर बात करें, मुगल एम्पायर्स की, तो उन्होंने अपने से पहले वाले शासन से कुछ हट के काम किया। अब अगर हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी के हाफ की बात हो रही है, यानी कि 16th सेंचुरी 1500 वाला सन हो गया। ठीक है, बताया था ना एक सेंचुरी पीछे का देखते हैं। ठीक है, और हाफ लेटर हाफ यानी कि 1550 के बाद से बात हुई कि इन्होंने अपना साम्राज्य आगरा से लेकर दिल्ली तक बढ़ा लिया। आगरा आपको पता है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली भी आपको पता है कहाँ, जहाँ हमारी राजधानी है आज, तो वहाँ पे है। ठीक, तो ये जो इन्होंने बढ़ाया अपना एरिया, वो धीरे धीरे स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ें। और पहली बात कि इन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, कि इस तरह से उन्होंने रूल किया, इतनी सारी चीज़ें बनवाई, ऐसे गवर्न करा कि उसकी पॉलिटिकल लेगेसी यानी कि उसकी राजनीतिक जो लेगेसी है, जो उनकी धरोहर है, उसे आगे वाले पीढ़ी को संभालना ही था। इसी का ही एग्जाम्पल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जब एड्रेस यानी कि जो पूरे देश को एड्रेस करते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं, कब लाल किले से संबोधित करते हैं ना अपने इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे, हमें जहाँ एक इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीच मिलती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो कहाँ से देते हैं, हमेशा रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से देते हैं। रैम्पार्ट होता है जो वॉल की वजह से प्लेस बन जाता है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वॉल है ना, तो वॉल के जो यहाँ साइड में जो जगह मिल जाती है ना, उसे रैम्पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से प्रधानमंत्री क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। तो ये क्या बन चुका है, हमारा ट्रेडिशन बन चुका है जो मुगल साम्राज्य ने हमें दिया। अब ये मुगल हैं कौन, हमने इतनी तारीफ सुन ली भाई इनकी, तो देखो मुगल का है, बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि मुगल जो लोग थे वो कॉम्बिनेशन थे, जो दो तरह के कुल हैं उनके कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब कौन से दो हैं ये हम देख लेते हैं। देखो, उनकी मम्मी जो मुगल्स हैं, एक तरह से कह लो कि उनका जो मदर वाली फैमिली थी वो तो है मंगोल रूलर, यानी कि मंगोल थे वो। आपने लास्ट चैप्टर में नाम सुना होगा मंगोलों का, चंगेज़ खान, जो मैंने कहा था हिंदी में चंगेज़ खान कहते हैं, इंग्लिश में गंगेज़ खान कहते हैं। ठीक है, तो ये चंगेज़ खान की जो फैमिली है, जो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, बहुत डीपली पढ़ोगे इसके बारे में आप, कि चंगेज़ खान कौन था, कैसे उसने पूरे ईरान को कंट्रोल किया। आपने ईरान इराक का नाम सुना होगा ना, जहाँ से मुस्लिम धर्म इमर्ज हुआ था, तो चंगेज़ खान वहाँ का शासक था। लेकिन वहाँ पे भी वो जो लूट मार करता था, थोड़ी बर्बर जाती थी चंगेज़ खान की, यानी कि थोड़े आदिवासी लोग थे। मेनली जो रूलर थे ईरान के वो तो थे तिमूर लोग थे, तैमूर तिमूर ये सब लोग थे। तो पिता की साइड से ये तिमूर राजधानी के थे, यानी कि तिमूर वंश के थे, और मम्मी की साइड से ये मंगोल वंश के थे। ठीक है, तो मंगोल वंश और तिमूर वंश का क्या था, ये कॉम्बिनेशन था। अब हम देखें तो इनके जो बच्चा हुआ, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वारिस हुआ वो था मिरान शाह। ठीक है, मिरान शाह के बाद अबू सेठ के बाद सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, उनके बाद उमर शेख, उनका बेटा था बाबर। आपने बाबर का नाम सुना होगा, इनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इस टाइम तक क्या था, ये इनका वंश तो था मुगल वंश, लेकिन ये साम्राज्य नहीं बन पाया था, लाइक वो तब तक राजा नहीं बन पाए थे। तो ये जो चारों हैं, आप इनका सिर्फ नाम ऐसा ध्यान रख सकते हो कि हाँ भाई ये भी थे बाबर से पहले, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर हम इसके आगे देखें तो बात करते हैं बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। ये आप जानते हैं, आपको एक एडवर्टीजमेंट में भी देखने को मिलता होगा कि बाबर के बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर था। ठीक है, जिसे सलीम भी कहते हैं। जहांगीर का बेटा शाहजहां था, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और औरंगजेब का बेटा अकबर सेकंड। जी हाँ, अकबर ही जहांगीर का पिता है और अकबर ही औरंगजेब का बेटा है, लेकिन ये अकबर फर्स्ट है और ये अकबर सेकंड है। ऐसा क्यों कर देते थे पहले, दूसरे मतलब अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए, यानी कि हम अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसा कर दिया जाता था। तो ये भी अकबर है और ये भी अकबर है। ये अकबर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर अकबर द ग्रेट, जिन्होंने सुलह कुल और बाकी सारी चीज़ें करी जो फेमस हैं सबसे ज़्यादा, उनके इनके काम फेमस हैं। ठीक है, और ये औरंगजेब का बेटा है अकबर सेकंड, जो इतना फेमस नहीं हुआ, जो इतना आगे सक्सीड नहीं कर पाया। ठीक है, इन चारों का आपने देख लिया कि इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करना है। हाँ, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि किसने क्या किया, कैसे कैसे किया, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह। इन्होंने बहुत सारे
युद्ध वगैरह भी गए थे, कभी कहीं। आपको जगह वगैरह ऐसे लगे कि याद करनी है, बट क्वेश्चन जगहों से नहीं आते हैं आपको, जो 6th-7th में आता है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनकी पॉलिसीज़ में, और आगे अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी आप इसे यूज़ करते हो तो आपको पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, समझना है। तो अब देखते हैं क्या। तो जो ये लोग थे, जो मुगल थे, अपने आप को मंगोलों का कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मंगोल जो थे वो चंगेज़ खान वो थे, मतलब चंगेज़ खान की फैमिली वाले थे मंगोल। और मंगोल रूलर को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई, लोगों को मारा। इनके साथ एक गलत हिस्ट्री जुड़ी हुई है, गलत हिस्ट्री, ठीक है। तो अपने आप को ये कौन कहलाना पसंद करते हैं कि हम तिमुर जो वंश है, हम उसके वंशज हैं, वो अपने आप को ये कहलाना पसंद करते थे। और वैसे भी पापा की साइड क्या थी? तिमुर थी। तो ज़्यादातर लोग अपने पापा की साइड वालों को ही प्रेफर करते हैं, अपनी फैमिली को उसी वंश का कहते हैं। तो उसी वंश के थे। उसके बाद क्या है कि और क्या रीज़न था अपने आप को प्राउड फील करवाने का? क्योंकि तिमुर लोगों ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को 1398 में उसे कैप्चर कर लिया था दिल्ली को। तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि हम तो दिल्ली के शासक हैं, ऐसे करके। अब देखो ये जो फोटो है, ये एक तरह की ग्रुप फोटो सा लग रहा है ना आपको, और इसमें जितने भी मैंने आपको नाम बताए ना, वो ही नाम के लोग बैठे हैं। ये ग्रुप फोटो कैसा है कि ये जो ज़्यादातर शासक होते थे, ये क्या समझते थे कि अगर हम जो हमारे वंशज है तिमूर, उनके साथ अपनी पेंटिंग बनवा देंगे, अपने आप को इंक्लूड करते जाएंगे, तो ऐसा हमारा प्रेस्टीज बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे अपना प्रेस्टीज बढ़ाते हैं। जैसे सेंटर में जो बैठे तिमूर हैं, उनके जो राइट में बैठे हैं वो है उनके बेटे मिरान शाह और अकबर के ग्रेट ग्रैंडफादर, इनकी परदादा। उसके बाद अबू सैद बैठे हैं, अकबर के ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके बाद उनके लेफ्ट में कौन बैठा है? तिमूर के जो बेटे के बेटे हैं, यानी कि अकबर के परदादा महमूद मिर्ज़ा, ये यहाँ बैठे हैं। उसके बाद अकबर के पापा ये यहाँ बैठे हैं। उसके बाद बाबर, ठीक है। और बाबर के फिर ये बाबर है, अकबर है, यहाँ शाहजहाँ है, और यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे हैं हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब। तो ये जो आपको फील्ड था, इसे समझाने के लिए मैंने आपको वो टेबल बता दी थी। और ये सारे जो रिलेशन थे वो बाबर से थे, लाइक बाबर का दादा, बाबर के परदादा, परदादा बाबर के, बताओ आप, बाबर के दादा के भी दादा, तो 4 पीढ़ी तो हो ही गई, ठीक है। तो वही 4 पीढ़ी मैंने आपको समझा दी थी। अब हम आगे चलते हैं। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल माना जाता था, अपने उसी जीनस को दिखाना कि हम किसके बच्चे हैं, किसके वंशज हैं, ये सब वो अच्छे से दिखाते थे। मुगल मिलिट्री की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारे कैंपेन करे, कभी किसी को हराया, कभी किसी को जीता, कभी यहाँ कभी वहाँ। बेसिकली अगर हम बाबर से शुरुआत करते हैं तो बाबर जो थे मुगल एम्पायर, पहले मुगल एम्पायर थे, यानी कि जिन्होंने बहुत ढंग से शासन किया, और हम उन्हें महाराज, साम्राज्यवाद, सम्राट कह सकते थे। तो ये पहले थे ऐसे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि फरगाना का जो तख्त था वो ले लिया 1494 में, ठीक है। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, उन्हें मिल गया था, मतलब ले नहीं आया था, वो ईरान के थे तो उन्हें मिल गया था, ठीक है, फरगाना। आपको फरगाना कहाँ देखने को मिलेगा? फरगाना उज़्बेकिस्तान में एक शहर का नाम है। तो उज़्बेकिस्तान में थे ये पहले। अगर हम उज़्बेकिस्तान को मैप में देखें तो देखो यहाँ पे, जहाँ आपको अफगानिस्तान दिखता है, पाकिस्तान दिखता है, यहाँ देखो, यहाँ आपको यहाँ तक इंडिया का एरिया आता है, थोड़ा दिल्ली वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कर दिया इन्होंने, मतलब लाइक पहले इंडिया दिल्ली वहाँ तक था, अब नहीं है। फिर ये पाकिस्तान वाला एरिया, फिर अफगानिस्तान वाला, और उसके बाद अफगानिस्तान के, अब ये पहले वाला अफगानिस्तान है, अब तो ये अफगानिस्तान बन चुका है, ये पहले वाला मैप है। तो ये वाला जो अफगानिस्तान है, पहले काबुल भी अफगानिस्तान का ही पार्ट होता था, और उसके पास ही क्या होता था? तुर्कमेनिस्तान, वो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब थे। तो उज़्बेकिस्तान का एक एरिया था, लैंड था, ठीक है, जो कि किसके अंडर था? इन मुगलों के अंदर था, यानी कि जो बाबर, जिसका शासक बनना था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें शासक बनना पड़ा अपने पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन उसके बाद उनकी जो जगह थी उन्हें हड़प लिया गया। किसने हड़पा? एक मंगोल ग्रुप ने, उज़्बेक्स ने। इसी कारण की वजह से वो अपने आप को उनका वंशज नहीं कहलाना चाहते थे, लेकिन हाँ, उज़्बेकिस्तान में और भी लोग थे, और भी ग्रुप थे। ऐसे ही एक शासक था उज़्बेक्स, उन्होंने बाबर पे क्या कर दिया? हमला कर दिया, और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। तो बाबर को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन बाद में बाबर ने क्या किया? इधर उधर घूमते हुए अपनी सेना इकट्ठी करी, फिर से काबुल पे आक्रमण किया, और 1504 में काबुल को, यानी कि अफगानिस्तान की जो आज की राजधानी है, उसे जीत लिया, ठीक है। और 1526 में फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली के सुल्तान को हराया, इब्राहिम लोदी को, और वहाँ पे फिर उन्होंने दिल्ली से आगरा तक, पानीपत तक, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर ली, ठीक है। पानीपत का हरियाणा में, दिल्ली आपको पता ही है, आगरा यूपी में, यानी कि इतना एरिया इन्होंने अपना कवर कर लिया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे की, यहाँ पे देखो तोपों का यूज़ हो रहा है, तो वो ये बता रहे हैं कि इन तोपों का यूज़ जो था वो 16th सेंचुरी में आया था,
और जो बाबर था, बाबर ने सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत में इसका यूज़ करते हैं कि जब वो पानीपत में उनका युद्ध हुआ था तब उन्होंने सबसे पहले तोपों का यूज़ करा था। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो मुगलों के रिलेशन बाकी लोगों के साथ कैसे थे, आप इस बुक में आगे पढ़ोगे, लाइक चैप्टर 7 में देखोगे अहोम लोगों के साथ कैसे थे, सिख लोगों के साथ कैसे थे, चैप्टर 8 और 10 में पढ़ोगे, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ कैसे थे, चैप्टर 9 में पढ़ोगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि गन पाउडर की टेक्नोलॉजी भारत में कब आई, लगभग 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1300 वाले सन में ही आई। ठीक है, और जब पहली बार इनका यूज़ करा गया वो गुजरात में मालवा दक्कन इन वाले युद्ध में बाबर ने किया था 16वीं शताब्दी में आके। ठीक है, जो नॉर्मल गोली का डायरेक्ट फायर आर्म्स का यूज़ किया जाता था। अगर हम बाबर की स्टोरी देखें, अब देखो ये जो स्टोरी है ना आपको रटनी नहीं है, समझनी है, बस एक तरह से कि आपको समझ में आ जाए कि पहले कितने कॉन्फ्लिक्ट होते थे। इनके बेसिस पे आपको सिद्धांत पढ़ोगे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ोगे कि अच्छा ये पॉलिसीज थी, ये पॉलिसीज थी, ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो पहले भी देख लेते हैं, जो बाबर थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और अफगान को मतलब एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत, यानी कि इब्राहिम लोदी के जो अफगान के सपोर्टर्स थे उन्हें पानीपत में हरा दिया 1526 में। उसके बाद उन्होंने राणा सांगा को भी हरा दिया। ठीक है, और जो राजपूत रूलर्स थे, यानी कि जो अपने आप को राजपूत कहते थे, आपने बहुत सारे टीवी हिस्टोरिकल शोज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा राजपूत की शान कितनी बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो उन्हें भी हरा दिया। उसके बाद उन्होंने डिफीट करा राजपूत को चंदेरी में, चंदेरी का है मध्य प्रदेश के एरिया में आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कर लिया। उसके बाद आगरा पे और दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया। आगरा पे जहाँ ताजमहल आपको देखने को मिलता है, और दिल्ली हम जहाँ पे मतलब किले वगैरह मिलते हैं आपको, लाल किला, ये सब। तो ये बाबर का एरिया हो गया। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया। हुमायूं के जो वो थे मतलब भाई वगैरह थे, सबको क्या बटना था, उनका लैंड बटना था। हाँ, आप ये पढ़ोगे भी आगे कि मुगलों में क्या होता था कि जो लैंड होती थी पिता की, वो सिर्फ बड़े बेटे को नहीं मिलती थी। जो लैंड है वो बड़े बेटे को ही नहीं मिलेगी कि जो बड़ा है बस उसे ही मिलेगी। ठीक है, सारे बेटों में डिवाइड होती थी, जितने बेटे हैं उन सब में वो लैंड को डिवाइड कर दिया जाता था और सबको अलग अलग शासक बना दिया जाता था। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसा होने के बाद तो हुमायूं जो बेटा था उनका, हुमायूं को लैंड मिली और बाकी सारे भाइयों को भी उन्हें लैंड मिल गई। लेकिन जो मिर्ज़ा कमरान था, मिर्ज़ा कमरान कौन था, हुमायूं का ही भाई था, लेकिन उसके खिलाफ ही उसने कैंपेन कर दिया ज़्यादा लैंड हड़पने की कोशिश में। ठीक है, तो उसने अफगान के साथ मिक्स हो गए वो, और उसके बाद हुमायूं को बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह करनी पड़ी अपने खुद के भाई से भी। ठीक, लड़ाई के बाद क्या हुआ, हुमायूं ने कुछ पे जीत प्राप्त करी, कुछ हारे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। ठीक है, अब वो ईरान चले गए। ईरान में उसे किससे हेल्प मिली, सफाविद शाह से उसे हेल्प मिली। ठीक है, उन्होंने फिर उसकी हेल्प की वजह से दिल्ली को रिकैप्चर करा 1555 में, और वहाँ पे बहुत सारी फिर आगे चीज़ें बिल्डिंग बनाना शुरू करा, ये सारी चीज़ें हुई। अकबर सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड थे जब क्या हुआ, वो महाराज बन गए थे। क्यों बन गए थे, क्योंकि किसकी जो हुमायूं थी उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बन गए, और 13 साल की उम्र में भी उन्होंने इतना सारा काम किया। वहाँ से स्टार्ट हो गए 3 पीरियड्स में हम उन्हें बांट सकते हैं। पहला है 1556 से 1570 इस पीरियड में, फिर है 1570 से 1585, और उसके बाद 1585 से 1605। इतना उन्होंने काम किया। कैसे कैसे, अब क्या किया अकबर ने, जब वो बैरम खान से स्वतंत्र हो गए। बैरम खान कौन थे, एक तरह के मंत्री थे किसके, हुमायूं के, जो कि बहुत वफादार थे अपने हुमायूं महाराज के। तो अकबर छोटा था तो वो राजनीति कैसे करता 13 साल की उम्र में, तो जब तक बैरम खान ने उसे अपने अंडर लिया। लेकिन उसके बाद जब बैरम खान से स्वतंत्र हो गए, यानी कि अब वो इतने काबिल हो गए कि डिसीजन ले सके, तब उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन अपने शुरू करे। कहाँ कहाँ शुरू करे, एक तो सुरीज़ में, सुरीज़ को हराया, अफगानों को हराया, अफगानिस्तान वाले एरिया में, मालवा में हराया, गोंडवाना में हराया, इन सारे एरियाज़ में, महाराष्ट्र तक आ गए थे, मतलब ये ऐसे इन्होंने हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने जो उनका सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसके खिलाफ भी वो करा, क्या किया, रिवोल्ट करा। क्यों, क्योंकि जो मिर्ज़ा हाकिम था वही वो ज़्यादा लैंड प्राप्त करना चाहता था और वो उसे हराना चाहता था, लेकिन अकबर बड़ा था। ठीक है, तो अकबर को इतना तो करना ही था कि वो अपना हक ले सके, तो इसलिए उसके भी युद्ध हुआ। लेकिन बाद में जो मिर्ज़ा हाकिम था वो उनके साथ मिक्स हो गया था, यानी कि मिर्ज़ा हाकिम पहले अलग था, सुतेला था, तो उसके अंदर थोड़ी हेट वाली फीलिंग थी, लेकिन बाद में वो थोड़ा सही हो गया था, क्योंकि बाद के कैंपेन में आप देखोगे तो मिर्ज़ा हाकिम ने सपोर्ट किया था। ठीक है, आपके आगे के कैंपेन में जब जो कौन थे, अकबर थे, उन्होंने गुजरात पे हमला किया, बिहार को अपने अंडर लिया, बंगाल, उड़ीसा सबको अपने अंडर लिया। ठीक है, तो उस टाइम तक अब ये मिर्ज़ा हाकिम भी इनके साथ आ चुके थे। अब देखो इन्होंने पहले क्या किया है, पहले इन्होंने यहाँ वाले एरिया को देखो, यहाँ वाले एरिया को लिया, ठीक है, अपने अंडर में, फिर यहाँ वाले एरिया को लिया, फिर गोंडवाना और यहाँ वाले मालवा वाले एरिया को लिया। अब ये बिहार पे मतलब बिहार को अपने अंडर लेना चाहते थे, पूरे गुजरात को अपने अंडर लेना चाहते थे, बंगाल को, उड़ीसा को। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना एरिया को बढ़ाया। ठीक है, तो इन सारे एरियाज़ को किसने बढ़ाया, अकबर ने बढ़ाया। ठीक, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है हमें, अकबर ने अपना एक्सपेंशन कहाँ तक किया, नॉर्थ वेस्ट में, कांधार में भी किया। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर को भी हराया, काबुल में भी जीत गए। ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा हाकिम की डेथ हो गई थी काबुल में, मतलब फिर
तो काबुल का शासन भी उनके अंडर आ चुका था। मिर्ज़ा हाकिम काबुल के लीडर थे, यानी काबुल के राजा थे, लेकिन फिर उन्होंने पहले अकबर से युद्ध करा, लेकिन बाद में फिर अकबर के अंडर ही आ गए, अकबर को अपना भाई मानने लगे, यानी कि उनका सारा मन मुटाव हट गया। तो बाद में जब मिर्ज़ा हाकिम की डेथ नेचुरली हो गई, युद्ध में हो गई, तब फिर काबुल भी अकबर के अंडर आ गया। इन सब के बाद क्या हुआ, अकबर का जो कंसंट्रेशन था इसे बढ़ाने का, वो भंग हो गया। कब? जब उसका ही बेटा जो सलीम था, जो बाद में एम्परर जहांगीर बना, उन्होंने उसी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों करते थे ये लोग ऐसे रिवोल्ट? ऐसा इसलिए करते कि क्योंकि अगर पिता की ज़मीन है और पिता जिंदा है तो वो ज़मीन को सारे भाइयों में बांट देगा। लेकिन सब लोग क्या सोचते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए, भाई को नहीं मिलनी चाहिए इतनी, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन क्रिएट कर देता था। अगर हम जहांगीर की बात करें तो उसने भी फिर मिलिट्री कैंपेन को आगे बढ़ाया अकबर के, कि क्या क्या जीता उन्होंने। मेवाड़ यानी कि राजस्थान वाले एरिया जहाँ पे अमर सिंह थे, ठीक है, उसे अच्छे से हरा दिया। सिख वगैरह पे भी वो अपना अंडर ले लिया उन्हें भी, और अहोम और अहमदनगर को भी, ठीक है। अब देखो, जहांगीर की जो वाइफ थी वो नूरजहां थी, और नूरजहां कभी मतलब थोड़ा थोड़ा क्या करती थी, शाहजहां को दरकिनार करना चाहती थी। शाहजहां कौन था? जो आने वाला राजा होने वाला था, थोड़ा सा उसे अलग फील करवाती थी, गंदा सा फील करवाती थी, लाइक उसे मार्जिनाइज कर देती थी। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और शाहजहां राजा बन गया। अब जब शाहजहां सम्राट बन गया तो अब क्या हुआ, उसने दक्कन में अपने मुगल कैंपेन को लेके गया, दक्कन यानी कि नीचे साउथ वाली साइड, ठीक है। और उसके बाद अफगान के लोगों को भी हराया, जहान लोधी को भी हराया, ठीक है, खान जहान लोधी, ठीक है, सबको हराया। मतलब इनका बेसिकली यही है कि वो लड़ते रहे, जीतते रहे, इस कांधार वगैरह सारे नगर, अहमदाबाद, बीजापुर, ये सब ये जीतते गए। इन सब के जीत के बावजूद क्या हुआ, 1657 से 1658 में क्या हुआ, अब इनके जो बच्चे थे, यानी कि अब जो आगे वाले सम्राट होने वाले थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि राजा कौन बनेगा और कितनी लैंड किसके पास जाएगी। तो जो इनका बेटा था औरंगजेब, उसने अपने 3 भाइयों को मारा, ठीक है, जान से मार दिया, और शाहजहां को भी बंदी बना लिया। किस लिए? जिससे वो राजा बन सके पूरे लैंड का। उसके बाद औरंगजेब इसका राजा बना था। अब सोचो कितना क्रूल था ये, ठीक है। अब औरंगजेब बन तो गया था, लेकिन द अहोम वर डिफीटेड इन 1663 में उन्होंने अहोमों को हरा दिया, यानी कि औरंगजेब ने जो ईस्ट वाले अहोम है उन्हें हरा दिया, ठीक है, 1680s में। लेकिन उन्होंने फिर से रिबेल किया, यानी कि फिर से आंदोलन शुरू करा, अपना खिलाफ उसके युद्ध करा, ठीक है। तो ये सब उठ के आ गए। इसके अलावा उन्होंने मारवाड़ जो राजपूत वगैरह थे, इन सबको भी हराया, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए हरा पाए। उन्होंने शिवाजी जो महाराज थे, मराठा के जो सरदार थे शिवाजी, उसे भी स्टार्टिंग में हरा दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद शिवाजी ने इंडिपेंडेंट होके, शिवाजी वहाँ से भाग गए थे आगरा की जेल से, और उसके बाद शिवाजी ने बाद में उसे हराया था, लेकिन उन्होंने शिवाजी का अपमान भी किया था। अब देखो अकबर के टाइम पे कैसा था, अकबर अगर किसी राजा को हराता था तो उसे सम्मान सहित फिर से लैंड दे देता था, या फिर अपने अंडर ले लेता था सम्मान सहित। लेकिन जब ये औरंगजेब का टाइम आ गया ना, अब वो सम्मान नहीं देता था। अगर आप शिवाजी को देखो तो उन्होंने मराठा के जो सरदार शिवाजी थे उन्हें सम्मान नहीं दिया था औरंगजेब ने, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो चुका था। फिर बाद में क्या हुआ, वो दक्कन में गए, गोलकंडा वगैरह, बीजापुर वॉज एनेक्स इन 1685, बीजापुर को 1685 में जब्त कर लिया, फिर गोलकुंडा को जब्त कर लिया, ऐसे ही वो मराठा वगैरह पे गए, यानी कि ये सारे इनके युद्ध वगैरह होते थे। लेकिन औरंगजेब के शासन में उन्हें बहुत सारा विरोध भी सहना पड़ा। कभी सिख करने लगे, कभी जाट करने लगे, कभी कोई और करने लगा, कोई अहोम से करने लगे, कोई मराठा से करने लगे। बाद में फाइनली उसकी डेथ हो गई, किस लिए? क्योंकि उसके बेटों ने मार दिया था उसे। क्यों मार दिया था? क्योंकि वो शासन करना चाहते थे, ठीक है। और उसके बेटे ने, जो अकबर का बेटा था, कौन था? वो अकबर का बेटा नहीं, सॉरी, जो औरंगजेब का बेटा था अकबर सेकंड, उसने अपने पिता के खिलाफ भी वो किया था, आंदोलन किया था। अब देखो यहाँ पे, यानी कि अकबर सेकंड ने औरंगजेब के खिलाफ ही युद्ध करा। क्यों करा? क्योंकि वो ये चाहता था कि अकेला राजा ये बन सके, ठीक है। औरंगजेब ने खुद अपने भाइयों को मारा था, ठीक है, 4 भाइयों को मारा, और फिर मतलब 3 भाइयों को मारा, और अपने पिता को भी कैद कर लिया, शाहजहां को, ठीक है। मतलब यही सारी चीज़ें इनकी चलती रही, यानी कि इनके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। और अकबर के सौतेले भाई में कॉन्फ्लिक्ट था ही, लेकिन वो सौतेला भाई बाद में मान गया। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट इनकी हमेशा जिंदा रहती। अगर आप यहाँ मैप में देखो कि कौन सी वो कहाँ पे है, क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ मालवा है, ठीक है, यहाँ क्या है, गोंडवाना है, दोनों ने जीता था। बंगाल यहाँ है, बिहार यहाँ है, आज का हमें पता ही है, कश्मीर यहाँ है, कांधार वगैरह, काबुल यहाँ है, यानी कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहुँच जाएगा। तो ये पूरा ही एरिया उन्होंने अल्टीमेटली कवर कर लिया। और आपको ये नहीं याद करना है पर्टिकुलरली किसने कब क्या करा, किस सन में किया, सिर्फ आपको समझना है कि भाई ये सब मतलब इतना पॉपुलर थे। अब आपको